आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, स्तनीय फेफड़ों का एक बहुत बड़ी संख्या में सूक्ष्म कूपिकाओं में विभाजन हुआ होता है जो श्वसनिकाओं में खुलने वाली कूपिका वाहिनी को घेरे रहती है। यह व्यवस्था पहला विकल्प है, कूपिकाओं में संवातन की एक अकारगर प्रणाली है जिसमें अवशेषी वायु बहुत कम होती है। दूसरा विकल्प है, कूपिकाओं में संवातन की एक अकारगर प्रणाली है जिसमें अवशेषी प्रतिशतता बहुत अधिक होती है। तीसरा है, कूपिकाओं में संवातन की एक कारगर प्रणाली जिसमें अवशेषी वायु नहीं होती। चौथा है, कूपिकाओं में संवातन की एक कारगर प्रणाली है जिसमें अवशेषी वायु बहुत कम या नहीं रहती। तो मानव के फेफड़ों में इस प्रकार से संरचना पाई जाती है। ये जैसे एक फेफड़ा है मानव का, इस फेफड़े में क्या होता है, ये श्वसनिकाएं पाई जाती है और श्वसनिकाएं सूक्ष्म कूपिकाओं में विभाजित रहती है और कूपिकाएं जो है ये वाहिनियां पाई जाती है और वाहिनियों पर कूपिकाएं लगी हुई होती है। इस प्रकार से वाहिनियों पर कूपिकाएं लगी हुई होती है। दोनों फेफड़ों में इस प्रकार से बहुत सारी करोड़ों की संख्या में कूपिकाएं पाई जाती है और ये कूपिकाएं श्वसन के लिए क्षेत्रफल बढ़ा देती है और ये श्वसन क्षेत्रफल बढ़ने के कारण आसानी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्थानांतरण अधिक मात्रा में हो जाता है। तो क्षेत्रफल इनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फेफड़ों का। अब बात आती है कि ये जो कूपिकाएं हैं ये इन कूपिका वाहिनियों को घेरे हुए रहती है और कूपिका वाहिनियों को घेरे हुए रहने के कारण इनका श्वसन के लिए काफी कारगर होती है, यानी कि ये श्वसन के क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। दूसरा, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो आसानी से हमें अधिक मात्रा में मिल जाती है और CO2 का आसानी से शरीर के बाहर निष्कासन किया जा सकता है। फेफड़ों में एक बार में जितनी वायु आती है उस वायु में ऑक्सीजन की मात्रा भी लगभग 45% होती है और ये जो ऑक्सीजन होती है ये फेफड़ों से जाती है ऊतकों में और ऊतकों में किस प्रकार से जाती है, रक्त के द्वारा जाती है। ऊतकों में जाने के बाद ये कोशिकाओं में मिल जाती है और ऑक्सीजन वहां पे काम आती है कोशिकीय क्रियाओं में और CO2 का वापस निष्कासन किया जाता है और ये CO2 जो है वापस फेफड़ों में आ जाती है और फेफड़ों में आने के बाद शरीर से बाहर उच्च श्वसन के द्वारा बाहर निकल जाती है। उच्च श्वसन या एक्सपीरेशन बोलते हैं इसको, इसके द्वारा ये बाहर निष्कासित हो जाती है। तो हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन या फिर वायु हमारे फेफड़ों में आती है वो वायु कितनी मात्रा में फेफड़ों में रहती है और वापस कितनी निकलती है। ऑलमोस्ट जितनी वायु निश्वसन के द्वारा या फिर इंस्पिरेशन के द्वारा जितनी वायु आती है उतनी वायु एक्सपीरेशन के द्वारा बाहर निकलती है या नहीं निकलती और अवशेषी वायु कितनी रहती है। तो कुछ मात्रा में ऑक्सीजन जो है या फिर वायु फेफड़ों में मानव के जन्म के टाइम पे ही अवशेषी रह जाती है जिसको हम बोलते हैं अवशेषी वायु। और ये अवशेषी वायु की मात्रा कितनी होती है, तो ये लगभग इसकी वायु होती है 1000 से 1100 ml। इतनी वायु अवशेषी रहती है और बाकी की निश्वसन या उच्च श्वसन की क्रियाओं के द्वारा शरीर के अंदर या बाहर निकल जाती है। अब हम अपने विकल्पों में देख लेते हैं। पहले नंबर के विकल्प में दिया कूपिकाओं में संवातन की एक अकारगर प्रणाली है, तो ये गलत है क्योंकि कूपिकाएं जो है वो संवातन की कारगर प्रणाली होती है। दूसरा है, कूपिकाओं में संवातन की अकारगर प्रणाली, ये भी गलत है। तीसरे में है, कूपिकाओं में संवातन की एक कारगर प्रणाली है जिसमें अवशेषी वायु नहीं होती, तो ये गलत है क्योंकि कुछ मात्रा में अवशेषी वायु पाई जाती है हमेशा। चौथा है, कूपिकाओं में संवातन की एक कारगर प्रणाली है जिसमें अवशेषी वायु बहुत कम या नहीं रहती, तो ऑलमोस्ट यही होता है कि अवशेषी वायु थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो चौथे नंबर का विकल्प सही है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर 4। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।